हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज फिर मैं एक नए प्रश्न पत्र को लेकर आई हूँ जो कि 2020 की है। देख सकते हैं जून के प्रश्न पत्र हैं ये, और ये व्याख्या सहित हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही हेल्प पहुँचाने वाली है ये वीडियो आपको एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने ये बुक रेफर किया है, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर, और बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम में UGC नीट का। तो चलिए देखते हैं। और अन्य जितने भी हैं BPSC TR 4 के और TGT PGT और सेकेंड ग्रेड, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल बने रहें इस चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर मिल पाए आपको। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। क्या पूछा गया है पहला प्रश्न? तो देखिए कि पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ये वायु नहीं होगा, ठीक है। और बाकी काज, कान और आखर, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। तो वायु जो है ये तद्भव शब्द ना होकर तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्योंकि संस्कृत शब्द लिए गए हैं यहाँ पर। और देखिए कि काज का कार्य होगा, कान का कर्ण होगा और आखर का अक्षर होगा, ठीक है। तो ये तत्समरूपी शब्द हैं, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? तो ये जलद होगा, ये क्योंकि ये यौगिक है। जल और द यानी कि देने वाला, तो जल देने वाला दो शब्दों के योग से बना है, तो ये यौगिक हो जाएगा। और बाकी जो है नाम, पर, कान, ये सारे रूढ़ के अंतर्गत आएंगे, तो ये देखना नहीं है, सभी को पता ही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? और इस तरह के प्रश्न जो है 20 यानी कि 2020 के बाद बहुत ही ट्रेंड में पूछी जाने लगी थी, और हर शिफ्ट में आप इस तरह के प्रश्न को देख सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए, तो नहीं आती है तो ये अरबी नहीं आएगा, बाकी बाद लेटिन, फारसी, यूनानी, ये सारे जो हैं आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रखना है, अरबी नहीं आती है। अगला प्रश्न है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये अरबी का शब्द है तारीख। और आदमी, औरत, कमर, चश्मा आदि अरबी भाषा के अन्य शब्द हैं, इसे भी ध्यान रखना है। औरत पूछा जाता है। और जबकि पेरू, पादरी आदि पुर्तगाली भाषा हैं, ठीक है। और उर्दू, तोप, तमगा जैसे शब्द ये तुर्की में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या, तो ये 9 ही थी। ऐसे नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, और शुक्ल के अनुसार भी 9 ही नाथों को माना जाता है। और ये BPSC TR में पूछे गए प्रश्न हैं, ये पूछा गया था इस बार ही BPSC TR 3 में। तो प्रसिद्ध हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। तो ये कौन कौन से हैं? नागार्जुन है, जरभरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है यानी कि गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्यार्जुन। तो ये 9 नाथों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जिस तरह TR में पूछा गया कि इसमें से कौन से नाथों में गिने जाएंगे और कौन से नहीं गिने जाएंगे। तो अगर ये जरभरत और नागार्जुन दिया गया था तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हुआ था सभी को, क्योंकि नागार्जुन जो है ये हिंदी कवि भी हैं और ये प्रगति युग के भी कवि हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था ये प्रश्न। और इसमें बहुत सारे क्लेम भी आए थे, लेकिन माना नहीं गया, क्योंकि नागार्जुन तो नाथों में गिने ही जाते हैं, तो इस कारण से जरभरत और नागार्जुन ही होते उस ऑप्शन में, जो कि सही था, लेकिन बच्चों ने बहुत ही उसमें क्लेम डाला हुआ था, तो इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 9 नाथों को आपको ध्यान में रखकर एग्जाम हॉल में जाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नगर बाहिरे डोमरी तोहरी कुरिया छाई
छोई जाई सो बारही नारियां, तो ये उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये डोम्बिपा की है, नहीं सॉरी कन्हप्पा का होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका। हालांकि देख लेते हैं, हाँ बी ही ऑप्शन है, ये कन्हप्पा का है, ठीक है। सिद्ध जो कन्हप्पा थे उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, और किसने माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन जी ने, यहाँ पर नहीं दिया गया है और लेकिन मैं बता रही हूँ। तो ये शरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल संस्कृत्यायन जी ने। और लुहिपा, जिसे लुइपा भी कहा जाता है, और डोम्बिपा प्रसिद्ध सिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्व्याश्रय काव्य के रचयिता हैं? तो ये हेमचंद्र जी हैं। और प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्व्याश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ 63 महापुराण है, और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। और मेरुतुंड ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा, और आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से मिलते हैं। तो ये विद्याधर के बारे में ये जान लेना अति आवश्यक है। तो चारों ऑप्शन के साथ हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि आपको चारों यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन को ध्यान में रखकर यहाँ पर इसका देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो ये सुझाया था अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता देख सकते हैं, ये एक उनका काल विभाजन था और उसमें ये रखा गया है उनके अनुसार। तो ये नामकरण किसने दिया था? तो ग्रियर्सन ने। और इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये भी ध्यान रखना है, 1888 में इन्होंने इसकी रचना की है। साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? तो ये संवादात्मकता नहीं है, और आवंती होता है, विचारात्मकता होता है, आत्मव्यंजकता होता है, ठीक है। तो ये संवाद के अनुसार नहीं होता है, निबंध की तात्विक विशेषता ये नहीं मानी जाती है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिशंकु के नाटककार हैं? तो ये बृजमोहन शाह है। और एक त्रिशंकु किसका है? तो एक काव्य संग्रह है जो कि अज्ञे का है, तो ध्यान में रखना है दोनों को। हालांकि आप जब ऑप्शन पे नज़र फेरिएगा तो आपको सारी बातें यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आएगा, क्योंकि बृजमोहन शाह यहाँ पर नाटक पूछा जा रहा है। तो ये त्रिशंकु नाटक है, और त्रिशंकु जो काव्य संग्रह है वो अज्ञे का है, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं त्रिशंकु में क्या है। तो त्रिशंकु में समाज की पूरी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए त्रिशंकु के समान लटकते मूल्यों पर चोट किया गया है, इसका ये विषय है। और तिलचट्टा जो कि मुद्रा राक्षस जी का है, रस गंधर्व जो कि मणि मधुकर का है, और देवयानी का कहना है रमेश भक्जी का ये चर्चित नाटक है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, बाकी विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय ये चर्चित ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। और थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ललित निबंधों में अशोक का फूल, कुटुज, आलोक पर्व, अशोक का फूल जो है 1948 का है, कुटुज 64 है 1964 का, आलोक पर्व जो है 1972 का है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों इनकी निबंध। और विद्यानिवास मिश्र का है
क्या है? चितवन की छाँ 1953 का है। हल्दी धूप 1956 का है। तुम चंदन हम पानी 57 का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। और कुबेरनाथ राय जी का नीलकंठी रस आकेटक, प्रिय नीलकंठी होगा, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी काफी महत्वपूर्ण है। चर्चित इनके ललित निबंध हैं, तो ध्यान रखना है। और आचार्य शुक्ल का चिंतामणि, जैसा कि मैंने बहुत बार ही जिक्र किया इस बुक का, तो ये 4 भागों में है, जो कि चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संपादन किया है इस बुक का। और इसमें 17 निबंध हैं। तो 17 निबंध में से आपका जो है 2 निबंध आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है ऑलरेडी, तो इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि कविता क्या है और एक निबंध और लगी है, तो दोनों को अच्छे से आपको देखकर ही आगे बढ़ना है। मनोविकार संबंधी एवं सैद्धांतिक निबंध जो हैं, इसमें 17 जो निबंध हैं ये सभी मनोविकार और संबंधी और सैद्धांतिक निबंध ये शामिल हैं। इसमें 17 निबंध जो हैं चिंतामणि भाग 1 में। अगला है लाला बज्रकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये परीक्षा गुरु, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु, ये 1882 ईस्वी का है और ये अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना गया है शुक्ल जी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में बज्रकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल प्रमुख पात्र रहे हैं। और भाग्यवती जो कि 1877 ईस्वी का है श्रद्धाराम फुल्लेरी का, एवं नूतन ब्रह्मचारी 1886 का, तथा रहस्य कथा ये उपन्यास दोनों जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है, तो साथ में ध्यान रखना है, इनको महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शन में पूछे गए हैं आपका आंसर तो महत्वपूर्ण है, साथ में और जो 3 ऑप्शन दिए रहते हैं वो और भी महत्वपूर्ण है अगले एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं आगे। अगला प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? तो ये 7 नदियाँ एक समंदर जो इसमें है रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया है नाशिरा शर्मा के द्वारा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपन्यास है। और वे दिन जो है ये निर्मल वर्मा का है। लाल पसीना ये अभिमन्यु अनंत का है और दूसरी तरफ जो है ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, तो साथ में ध्यान रखना है इसे भी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो सीता हरण तात जनी कहे पिता शन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहि दशानन जाई। तो उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? तो ये अर्थांतरण संक्रमित वाच्य ध्वनि है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्वनि मुख्यतः जो है 2 प्रकार की होती है, एक लक्षणामूलक ध्वनि और दूसरा अभिधामूलक ध्वनि। फिर लक्षणामूलक ध्वनि के 2 भेद कौन से? तो अर्थांतरण संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। जहाँ वाच्यार्थ का सीधा अन्वय नहीं हो पाता वहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबंधित किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराता है, अर्थात जब वाच्यार्थ अर्थांतरण में संक्रमित हो जाए तो उसे अर्थांतरण संक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। तो आपको समझ आ गया है कि अर्थांतरण जो संक्रमित वाच्य ध्वनि है किसे कहा जाता है। तो अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप अब जो है आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये जो प्रश्न है कहाँ से ली गई है? तो ये शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही होगा, देख लेते हैं।
अच्छा, रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। तो ये जो है देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन सहित सभी, यानी कि सारी भूमि। यह कथन शुक्ल जी का है, जो कि चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है। देख सकते हैं कि चिंतामणि जो है कितना महत्वपूर्ण बुक है। भाग 1, भाग 2 जो भी हैं, भाग 4 तक सभी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध निबंधों में है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन। श्याम सुंदर दास के निबंधों में साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में तो हमने देख ही लिया है कि कुटुज और आलोक पर्व काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। बिल्कुल सही है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग होते हैं, ये भी कहा है उन्होंने। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। बिल्कुल। और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जो भी प्लेटो ने बताया था उसके अरस्तु ने प्लेटो, जो कि उनके गुरु थे अरस्तु के, लेकिन अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत पर अपना सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अनुकरण जो सिद्धांत दिया था और विरेचन जो सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल ही अलग था प्लेटो के सिद्धांत से। तो ये बिल्कुल अनुकरण मात्र नहीं था, उनका सिद्धांत खुद का अपना सिद्धांत था, वो किसी का अनुकरण नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का समान आधार माना है। तो ये वही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस बार सही पूछा गया है। तो वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। तो ये नहीं है, विस्तृत विश्लेषण नहीं है। आगे है, ये कॉलरिज का है बायोग्राफिया, तो ये कॉलरिज का है, तो यही गलत हो गया। ये सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने गुरु शिष्य का संबंध था, नहीं मित्र का संबंध था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर गलत है, गुरु शिष्य का संबंध इन दोनों में नहीं था, मित्र का संबंध था, तो ये यहीं कट गया। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा उन्होंने कहा था। उनके बाहर भी उन्होंने कहा था कि जो मूल्य है बाहर ही है कला का, और कलात्मकता तो है ही, उसके बाहर भी उन्होंने कला का बहुत ही खूबसूरत मनोरंजन दृश्य देखा था और बताया भी था। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, नहीं ये सही हो जाएंगे। अच्छा ये सही हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, ठीक है, ये सही होगा, क्योंकि मूल्य उसकी कलात्मकता में था, उसके बाहर नहीं। हाँ ये सही हो जाएगा, ये तो उन्होंने कहा ही है अपने सिद्धांत में, तो सी ऑप्शन सही होगा। और कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं है, इसके बारे में मैंने अभी बता रही थी। तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो देखिए कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये कॉलरिज की प्रसिद्ध बुक है, ना कि ये वर्ड्सवर्थ की है। तो जैसा कि बताया ये सारे बता ही दिया मैंने। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो ये अलग अलग मतदाता सूची,
इस पर मतभेद था गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो ये कब हुआ था? जब गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव के विरुद्ध दलील पेश की थी कि अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन का प्रावधान उनके लिए अस्थायी दास्ता का रूप ले लेगा। जबकि अंबेडकर ने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। तो इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के पास संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो ये उनका था अंबेडकर जी का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सही था। तो इसीलिए इन दोनों में इसी बात को लेकर मतभेद हुआ था गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो ये जीएस पेपर 1 में बीपीएससी तैयारी 4 में भी आपके प्रश्न को थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये हिंदी के लिए तो है ही, साथ में आपका जनरल पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो ये केंद्रवाद नहीं है। बाकी जो विकेंद्रिता है, विखंडन है, स्थानीयता है, ये सारे इसके तत्व हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा था ये, क्योंकि इन दोनों में मतभेद जो है होते रहता था। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया था। उनकी ख्याति उनके लिखे शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती थी और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है और किशोरी लाल वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किशोरी लाल वाजपेयी क्यों महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय थे और उनके ग्रंथों में ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पदम सिंह शर्मा, कमलेश ने हिंदी के कुछ आदि प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू मैं इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित इन्होंने किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल थी? ठीक है, अनुकूल नहीं पूछा जा रहा है, प्रतिकूल पूछा जा रहा है। तो ये इतिहास चक्र थी। बाकी बात जो है मार्क्सवादी की बात की जा रही है। तो ये सर्वहारा का अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता, ये सारे इसमें मार्क्सवादी के अनुकूल दिखाया गया था। क्योंकि मार्क्सवाद एक भौतिकवादी पाश्चात्य दर्शन है जो समाजवाद की बात करता है, जिसमें अधिनायकत्व, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल था। और यहाँ पर प्रतिकूल की बातें पूछ रही है जो कि इतिहास चक्र के विरुद्ध होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुरा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किन को पालकर बैठी है? तो ये मुर्गे और तीतर की बात यहाँ पर किया गया है। तो दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये ध्यान में रखना है कि ये दूसरे शतक के कवि हैं और इनका जो है सतपुरा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तीतर नामक पक्षियों को पालकर बैठी है। आदि देख लेते हैं कि गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पश्यंती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आदि इनके एक अन्य काव्य ग्रंथ हैं, तो ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। तो ये शुक्ल जी ने कहा है, तो ध्यान रखना है। और कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास जी ने। तो चलिए आगे कुछ नहीं उतना, आगे देख लेते हैं कि गौरी शोभे सेज पर मुखवर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रेन भये चहु देश। तो उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो की है, तो ध्यान में रखना है। और किस संदर्भ में कहा गया है? तो ये हजरत नियामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने ये पंक्ति कही थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वही है। चलिए अगला देख लेते हैं। ओ मेरे आदर्श मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है इसमें स्वयं से असंतुष्टि है, आत्मा आलोचना है, आत्म मंथन है, लेकिन ये असमंजस की स्थिति इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो कंफर्म है ना कि ये खुद को बोल रहे हैं कि जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया, तो ये तो कंफर्म है। तो इसमें आत्म आलोचना भी है, आत्म मंथन भी हो रही है, स्वयं से असंतुष्टि की भावना भी यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन असमंजस की यहाँ पर स्थिति कोई भी नहीं है। तो ध्यान में रखना है ये किसकी है। तो ये जो है ये कविता से ली गई है, तो ये यहाँ पर तो नहीं दी गई है। चलिए तो आज दोस्तों यहीं तक 25 प्रश्न देखती हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा पूरा व्याख्या के साथ देख रहे हैं हम लोग, तो महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन को पूरा डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सिर्फ आंसर देखकर आगे बढ़ रहे हैं तो ये मत किया कीजिए। आप PYQ का मतलब ही है फोर्थ ऑप्शन को डिटेल्स में जानना, समझना और पढ़ना। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन को आप देखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। अगर आप फिर भी बना रहे हैं तो फिर आपका तैयारी काफ़ी अच्छा है और जो बन रहा है। अभी तक मैंने जितना भी PYQ करवाया है, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी 2004 से ही मैंने शुरुआती टाइम से ही करवाया है। तो जितना ही अभी तक पूछा गया है लेटेस्ट पेपर तक, तो सभी मैंने ऑलरेडी कराया है, और जो बच गया है वो मैं करा रही हूँ। तो बिल्कुल भी इस PYQ रिवीजन सीरीज को देखें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए ज़रूर से अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, इसे लाइक भी करते रहें साथ साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ।